नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। हमारे स्रोत किताब सुभाष आज़ादी का तूफान उन्हें एक तूफान कहती हैं। जी हाँ, एक ऐसा तूफान जिसने ब्रिटिश राज को चुनौती दी। बिल्कुल। सोचिए 1940 का दशक, भारत गुलाम है, पर आज़ादी की एक लहर, एक बेचैनी सी है। हाँ, और उसी माहौल में उभरते हैं बोस, एक असाधारण व्यक्तित्व। जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा, लेकिन एक बिल्कुल अलग रास्ते से। हाँ, उनकी शुरुआत भी देखिए, पढ़ाई में तो बहुत तेज थे, लेकिन वो जो आईसीएस की नौकरी थी, हाँ, उस जमाने की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नौकरी, उसे उन्होंने ठुकरा दिया। देश के लिए। फिर कांग्रेस में आए, जी, पर शायद वो पारंपरिक तरीके, मतलब सिर्फ बातचीत और प्रदर्शन, उनसे संतुष्ट नहीं थे। हाँ, स्रोत यही बताता है, उन्हें लगता था कि क्रांति चाहिए, सीधी कार्रवाई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, स्रोत के हवाले से बोस के नजरिए, उनके काम और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि क्यों स्रोत उन्हें तूफान कहता है, उनके इस अलग रास्ते की वजह से। और रास्ता तो वाकई तूफानी था। वो 1941 का वाकया, कलकत्ता में नजरबंद थे और फिर हाँ, वो निकल भागना, स्रोत तो कहता है जैसे कोई जासूसी कहानी हो। सही में पठान का भेष धरकर काबुल पहुंचना, फिर वहां से जर्मनी, और फिर जर्मनी से वो पनडुब्बी वाला सफर, हाँ, जापान तक, हाँ, इतना जोखिम भरा। यही दिखाता है उनका दृढ़ संकल्प। और फिर वहां से वो आवान, चलो दिल्ली। जी, इसके बाद आता है आजाद हिंद फौज का गठन, आईएनए। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ युद्धबंदी नहीं थे, इसमें विदेशों में बसे भारतीय भी शामिल थे, हजारों लोग। बिल्कुल, पुरुष और महिलाएं दोनों, वो रानी झांसी रेजिमेंट। हाँ, उसका जिक्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। उस जमाने में महिला सशक्तिकरण का क्या उदाहरण था। सही कहा। और फिर उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, शौत के मुताबिक इस नारे ने जैसे लोगों में एक बिजली सी दौड़ा दी थी, एक जुनून जगा दिया था। फिर 1943 में सिंगापुर में उन्होंने वो आजाद हिंद सरकार बनाई। जी, अंतरिम सरकार। और ये सिर्फ कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं था, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, हाँ, ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी, कूटनीतिक भी और फिर सैन्य भी। सैन्य मतलब वो बर्मा, इम्फाल, कोहिमा वाले अभियान। जी हाँ, आईएनए ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बाकायदा लड़ाई लड़ी। स्रोत ये भी बताता है कि किन मुश्किल हालात में वो लड़ रहे थे। हाँ, चुनौतियां तो रही होंगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकतवर फौज, और दूसरी तरफ आए नहीं, जिनके पास संसाधन मतलब हथियार, रसद। बिल्कुल बहुत कमी थी। और फिर जापान का युद्ध में पिछड़ना और अंत में उनकी हार, इसने आईएनए के लिए हालात और मुश्किल बना दिए। तो स्रोत के हिसाब से सैन्य तौर पर तो वो अभियान सफल नहीं हुए। नए सैन्य लक्ष्य तो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन यहीं पर स्रोत का विश्लेषण आता है। वो कहता है कि भले ही आईएनए हार गई, पर उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। वो कैसे? जब युद्ध खत्म हुआ और आईएनए के अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चले। हाँ, वो रेड फोर्ट ट्रायल्स। जी, तो पूरे देश में उनके समर्थन में एक लहर उठ खड़ी हुई। राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल हो गई कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि इसका असर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिकों की वफादारी पर भी पड़ा, जो अंग्रेजों के राज का एक बड़ा सहारा थी। मतलब हार कर भी जीत गए एक तरह से। यूं कह सकते हैं कि उनकी लड़ाई और फिर उन मुकदमों ने आज़ादी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। 1947 की आज़ादी में इसका भी एक योगदान रहा। और फिर 1945 में उनका वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाना। हाँ, वो विमान दुर्घटना वाला सिद्धांत है। स्रोत उसका जिक्र करता है, पर यह भी बताता है कि कुछ और मान्यताएं भी हैं। ये रहस्य उनकी कहानी को और गहरा बना देता है। सही कहा। और उनका दिया नारा जय हिंद, वो तो आज भी हमारे साथ है, राष्ट्रीय अभिवादन है। बिल्कुल, ये उनकी सोच की, उनके संघर्ष की प्रासंगिकता दिखाता है। जी, स्रोत उन्हें इसीलिए महज एक नेता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वो तूफान मानता है, जिसने हालात बदलने की जबरदस्त कोशिश की। तो संक्षेप में कहें, स्रोत के अनुसार बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऊर्जा थे, एक तूफान, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नया शक्तिशाली आयाम दिया। बिल्कुल, और यहीं हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, कि स्रोत जिस तरह आईएनए के असल की बात करता है, भले ही उसे सीधी सैन्य जीत ना मिली हो, तो ये किसी ताकतवर सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध के अलग अलग तरीकों की प्रभावशीलता के बारे में क्या बताता है? क्या इतिहास में सिर्फ आखिरी जीत ही अहम होती है, या संघर्ष का जो प्रतीक है, जो नैतिक बल है, वो भी उतना ही मायने रखता है?